बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं सुहेल रशीद साहब, जिन्होंने अपना जो है वो यूट्यूब चैनल बनाया है। एक तो आप उसको देखें, उस पर जो है फीडबैक भी दें और ख़ास तौर पर उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे तजज़िये और ख़बरें जो है वो देखने को मिलें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है, उसमें आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा है। मुलाकातों के बहुत इश्यूज आ रहे थे कि जो फैमिलीज हैं, जो 84 लोग मिलिट्री हिरासत में है, कस्टडी में है, उनकी फैमिलीज से मुलाकातें नहीं हो पा रही। उस हवाले से क्या हुआ है और मिलिट्री कोर्ट्स का केस अब कैसे आगे बढ़ेगा, कब तक कंक्लूड हो सकता है, इस पे बात करेंगे। और मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसका फैसला लटक सा गया है। अब कब आएगा फैसला? कल गुज़श्ता रोज मुशावरती मीटिंग हुई जजेस की, 13 जजेस की। फिर मामलात किस तरफ जा रहे हैं और ये नशिस्तें किसको मिलेंगी, ये फैसले ही बताएगा। लेकिन हम उसमें कोई तजिया करेंगे, सुहेल रशीद साहब से पूछेंगे। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। मिलिट्री कोर्ट्स के केस के हवाले से बताएं कि आज क्या हुआ, अटॉर्नी जनरल ने क्या खास तौर पर क्या कहा है। मिलिट्री कोर्ट्स का केस भी मखसूस नशिस्तों का तो फैसला रुका हुआ है, यहाँ तो केस ही रुका हुआ है। आज बिलाखिर मेरिट्स पे केस का कह सकते हैं कि दलाइल का आगाज हुआ, लेकिन आगाज होते ही उस केस को गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अच्छा, आज की समाअत का थोड़ा हम डिटेल से अगर हम बात करें, एनालिसिस करें, तो अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए थे। शुरू में उनसे कोर्ट ने पहले यही कहा कि जो शिकायत आ रही है मुलजमान की कि उनसे जो सलूक है वो अच्छा नहीं हो रहा, फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, और आपका एक बयान हमारे रिकॉर्ड पे मौजूद है कि मुलाकातें होती रहेंगी, उसके बावजूद नहीं हो रही, तो आप इस पे हमें बताएं। और जस्टिस इरफान सादे ने कहा कि इंसानों से गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि उनसे आज मुलाकातें दोबारा शुरू हो जाएंगी फैमिलीज़ की, और आप मैंने जो बयान दिया हुआ अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो आगे भी ऐसा होता रहेगा और ये इसकी मैं यकीनदानी कराता हूँ, ये उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने मेरिट्स पर दलाइल का आगाज़ किया, मुख्तसर दलाइल ही दिए, और उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के पास वसी स्कोप है। उनसे जब सवाल किया गया कि अगर वसी स्कोप है तो क्या हम इस केस को रिमांड बैक भी कर सकते हैं, तो पहले उन्होंने कहा नहीं, फिर जब दोबारा अदालत ने सवाल किया तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जब आज केस का समाअत का आगाज हुआ तो एक थोड़ी सी सिचुएशन टेंस नजर आई कमरा अदालत के अंदर। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद वहीद, अच्छा, इनके आपस में जुमलों का तबादला जो है ऑफ कोर्स वकला को सामने रखकर वो हुआ, और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर थोड़ा सा मामला संभाला। सिचुएशन ये थी कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आगाज में आकर कहा जी कि हमें इस अपील में ना आपको कोई एरर दिखाना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपील में यही देखते हैं कि जजमेंट जो असल है उसमें गलती किया है। तो जैसे शायद वहीद ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि जैसे मेरे कोलीग ने आपको रिस्पॉन्ड किया, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैं कानूनी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने फिर अपनी बात पूरी की, फिर दोबारा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जी नहीं, मैं तो कानूनी बात कर रहा हूँ और एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि बस आप अपने दलाइल जारी रखें, हमने जो जो फैसले देने होंगे हम लिख लेंगे, और साथ थोड़ा सा इशारा भी किया कि सिचुएशन कूल डाउन रहे। थोड़ी देर बाद दोबारा जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने जब कहा जी कि इस अपील के स्कोप पे बात कीजिए कि कहाँ तक हम जा सकते हैं, कौन इसे दायर कर सकता है या नहीं, और दोबारा पूरा केस तो नहीं खुलेगा। इस बार जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जी कि जब केस खुल गया तो पूरा खुलेगा। फिर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा जी कि ये मेरे लर्निंग कोलीग का जो भी ओपिनियन है ये इनका है, मेरा नहीं है। तो एक दूसरे से उसका मतलब जैसे कुछ जजमेंट में जो इख्तिलाफ होता है वो कोर्ट के आगाज में ही हो रहा था, और कोई ऐसा चीज थी नहीं बजाय जो कि कमरा अदालत में ये चीज सिचुएशन को ट्रिगर करे। अच्छा, ये ऑलरेडी ट्रिगर्ड मामला लग रहा था और पता नहीं किस वजह से लग रहा था, लेकिन बहरहाल उसको बाद में संभाल लिया गया, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक मौके पर फिर जस्टिस शाहिद वहीद से एहतरामन इख्तिलाफ किया और इत्तफाक भी किया एक आधे पॉइंट पर, और सिचुएशन आगे चल पड़ी। लेकिन इसके बाद नया ट्विस्ट आया। अटॉर्नी जनरल ने थोड़ी सी बात की और कहा जी कि वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा आरस हैं, दलाइल वो देंगे, मैं कमरा अदालत में मौजूद हूँ, कोई अदालत ने सवाल पूछना होगा तो मैं उस पर बोलूँगा। ख्वाजा आरस रोस्टम पर आए तो वीडियो लिंक पर फैसल सिद्दीकी जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी पहले ज़रा मेरी बात सुन लें, मेरी एक दरख्वास्त है आपके सामने पड़ी हुई कि ख्वाजा आरस इस केस पे दलाइल दे ही नहीं सकते, प्राइवेट वकील हुकूमती काज में आ ही नहीं सकता, और चीफ जस्टिस काजी फायद साहब का जजमेंट है कि अगर ऐसा प्राइवेट वकील ने आना है तो फिर अटॉर्नी जनरल को लिख के देना है कि जी मेरी मतलूबा सलाहियत नहीं है दलाइल देने की, तो इसलिए अच्छा, प्राइवेट वकील आएगा। फैसल सिद्दीकी को इस नुक्ते पे सुना जरूर किया लेकिन माना नहीं गया,
और दोबारा ख्वाजा अरस को इजाज़त दी गई कि आप दलाइल दें। उसके बाद ख्वाजा अरस ने 10 से 15 मिनट ही दलाइल दिए, और वो जो आर्मी एक्ट की शिकें कलअदम करार दी गई हैं उस हद तक की अभी थे। तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि बस हम कंक्लूड कर रहे हैं आज की नहीं, और अब दोबारा ये समाअत बेंच की दस्तयाबी पर होगी। बेंच दस्तयाब अब गर्मी की छुट्टियों में तो नहीं होगा। 15 तारीख से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, 15 जुलाई से। हाँ, तो मेरी राय ये है कि अब ये 1 महीना तो कहीं नहीं गया मतलब 15 अगस्त के बाद। हाँ, 15 अगस्त के बाद तक ये चला जाएगा, और फिर बेंच की दस्तयाबी देखनी होगी। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स का तो यही अहवाल था आज, और शायद इसलिए भी जल्दी कंक्लूड हुई है कि उसमें मखसूस नशिस्तों के केस पर मुलाकातों पे इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है? मुलाकातें तो नॉर्मल होगी, सॉरी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज दिन 2 बजे से मुलाकातें हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि जैसे शायद वहीद और जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी नोक चोक हुई, तो ये दोनों जजेस मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी है, तो कहीं उसका कोई असर बेंच में तो नहीं नजर आया कि अंदर से जो है वो? देखिए, अब ये सारा गैस वर्क ही होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जो मैंने देखा कि कोई बात कोर्ट रूम में ऐसी नहीं हुई थी जो सिचुएशन ट्रिगर करे। ठीक है, बाकी अब मैं कुछ नहीं कहता। बिल्कुल ठीक है। ये नाजरीन, अटॉर्नी जो मिलिट्री कोर्ट्स का केस है वो बुनियादी तौर पर 9 मई के 104 लोग थे पहले, फिर वो ईद उल फितर से पहले 20 लोग छोड़ दिए गए, 84 लोग रह गए, और 84 लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल दुरुस्त है या सिविलियन कोर्ट में होना है। इस कानूनी जो है वो नुक्ते पर जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस जो है वो आगे बढ़ा रही है। अब उस पर डिसाइड होना है। पहले तो फैसला हो चुका है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता, लेकिन वो फैसला दिसंबर में सस्पेंड हो गया था, और अब उसके खिलाफ अपीलें हैं। अब मामला ये है कि मई 2023 का मामला है, और अब मामला चला गया है 15 अगस्त के बाद बेंच बैठेगा, मतलब सितंबर में। तो हैरान कौन है कि 1 साल 4 माह के बाद जो है वो अब दोबारा से जो है वो चल रहा है, तो ये तकरीबन 16 माह बनते हैं। 16 माह अगर ये मामला डिसाइड नहीं हो सका, तो वो जो 84 लोगों के हुकूक हैं, आईनी हुकूक हैं, उनका क्या बनेगा? फैमिलीज ये कह रही हैं कि हमें बताया जाए कि उनका ट्रायल उधर ही होना है, सजाएं या सिविलियंस में होनी है, ये भी पता चलना चाहिए। और उनका ये भी कहा गया था कि मिलिट्री ट्रायल्स कंक्लूड कर सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते। फिर उनसे पूछ लें कि कंक्लूड किया है तो आगे क्या किया है। मेरा ये ख्याल है कि ये केस डे टू डे सुनकर इसका फैसला होना चाहिए, लेकिन अब अडजर्न हो गया है। 15 अगस्त के बाद ये केस लगेगा, और उसके बाद देखेंगे कि ये किस जो है वो नहज पे जाता है ये मामला। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स का केस, उस पर आज जो है वो समाअत, उसका अहवाल आपके सामने रखा है। दूसरा मामला जो मखसूस नशिस्तों का केस है, उस पर फैसला जो है महफूज हुआ था। कल 1.5 घंटे की मुशावरत का भी बताया गया है कि वो हुई। तो क्या कल की मुशावरत में कोई कंक्लूड नहीं हो सका मामला, कोई चीज़ें रह गई हैं, या क्या है, मतलब क्यों नहीं फैसला आ रहा? बज़ाहिर ऐसा ही है कि मुशावरत कंक्लूड नहीं हो सकी, और अगर कंक्लूड हुई भी है तो अभी जो कोर्ट का ऑर्डर सारों ने बैठ के एक लिखना है वो अभी शायद नहीं बना, क्योंकि जो अनाउंस करना है ऑर्डर ना, उसमें मुख्तलिफ रेशो से मुख्तलिफ पॉइंट्स पे राय हो सकती है। ठीक है, 8-5 से कोई कह सकता है सीटें सुन्नी ताज कौंसिल को नहीं मिल सकती, 8-5 ही मुख्तलिफ वाले जजेस डाल के ये कह सकते हैं, या 7-6 कह सकते हैं कि दिल्ली हुक्मरानी ताज को भी नहीं मिल सकती। मतलब 2-3 मुख्तलिफ फैसले हो सकते हैं। हाँ, इस फैसले के अंदर 2-3 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अलग अलग फैसला होना है ना, चूंकि तो उसके बाद क्या कोर्ट ऑर्डर क्या बनेगा, वो एक ज़ाहिर देखने वाली चीज़ होगी, और वो मेरा ख्याल है रिपोर्ट होने के बाद ही सारे फ्रीकेन को आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि किसके हिस्से में गया है। नहीं, पहला तो फैसला ये हो सकता है कि सुन्नी ताज कौंसिल एल नहीं है, खत्म। दूसरा ये है कि हुक्मरानी ताज भी नहीं है, फिर एक नया ट्विस्ट होगा। नहीं, इसमें एक सुहेल साहब ये चीज़ बताएं कि इसमें क्या ऐसा तो नहीं होगा कोई ऐसा फैसला आ जाए कि बेंच को दोबारा बैठना पड़े और नीचे झगड़े ही खत्म ना हो? कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट को अगर कुछ पॉइंट्स पर मजीद मुआवनत दरकार हो, नया रिकॉर्ड देखना हो, तो वो कह देती है जी कि आ जाएं दोबारा। ठीक है, एक अदी समात वो फिक्स कर सकते हैं। और एक चीज़ और भी होती है, मेरा ख्याल है कि एक टाइम एक हद तक गुजर जाए, फैसला ना आया हो, तो फिर एक अदी समात दोबारा की जाती है फैसला सुनाने से पहले। तो इसमें ऐसा लगता नहीं है मुझे कि कोर्ट दोबारा बैठेगी। जो पॉइंट्स बुगला के थे वो बड़े क्लियर सामने रखे जाते हैं। वो क्लियर है। इख्तलाफ बेंच के अंदर है कि मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर, जैसे कुछ कहते हैं कि मुकम्मल तस्वीर देखें और तहरीक इंसाफ को दें सीटें जिसकी सीटें बनती हैं, कुछ कहते हैं सिर्फ फाइल देखें और उस पर डिसाइड करें कि आपने अपील लो करनी या नहीं करनी, कुछ कहते हैं कि नहीं आप इस पर फिर तशरीह कर लें कि ये सीटें अगर किसी को भी मिलनी हैं तो कैसे मिलनी हैं।
कोई 187 में मुकम्मल इंसाफ कह रहा है, कोई कहता है जी कि 184(3) के तहत जाके आप शो मोटो पावर यूज करें और इलेक्शन कमीशन के उस मामले को टेकअप करेंगे। इसने गलत तशरीह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तशरीह गलत हुई, इस पे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब समेत तमाम बेंच मुतफिक था, किसी ने नहीं कहा कि तशरीह दुरुस्त है। उस गलती को दुरुस्त करना है या नहीं, इस पे मुतफिक नहीं है। और चीफ जस्टिस काजी क्यों नहीं फाइज साहब मुतफिक? वैसे मतलब ये गलती हुई है, एक तो 13 जनवरी का फैसला वो गलत कहते किया हैं गया। जी कि हमने बस टेक्निकली स्ट्रिक्ट फाइल पे रहना है और उस पर फैसला करना है। मेरी जाती राय ये है एक नाकिस सी कि अब जो है ना, आप फाइल पे भी आपके ना वो चीज़ आ चुकी है कि तशरीह गलत हुई। फाइल पे कैसे है कि इलेक्शन कमीशन जो आपने रिकॉर्ड मांगा था कागजात नामजदगी का और उसने पेश किया इसी केस में, उसमें कम से कम 6 या 12 लोग भी कुछ कहते हैं ऐसे हैं जिनकी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आखिरी दिन तक साबित हो गई है। सर्टिफिकेट्स मौजूद थे। हाँ, तो कोर्ट अब उस पर अपना ओपिनियन दे सकती है कि ये पीटीआई के हैं, उसमें बैरिस्टर गौर शामिल है, ठीक है। अब अगर उनको करार देंगे ये पीटीआई के कामयाब उम्मीदवार हैं और ये असम्बली में इस वक्त मौजूद हैं, तो पीटीआई तो पार्लिमानी जमात बन जाएगी। और उसके साथ फिर आपको करना ये होगा, जैसे मंसूर अली शाह का जो फार्मूला बाज़ाहिर नजर आ रहा था, कि फिर इन आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत, और इस पॉइंट पे जस्टिस जमाल मंदोखेल भी उनके साथ है किसी हद तक। अच्छा, कि जब एक पार्टी का सर्टिफिकेट उन्हें जमा कराया हुआ है तो वो दूसरी पार्टी में जा ही नहीं सकते, उसको हम कलअदम करा देंगे, ठीक है। तो वो कलअदम करा देने से वो आज़ाद हो जाएंगे और फिर 3 दिन का आगाज दोबारा होगा कि अब 3 दिन मतलब 3 दिन पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने और उसमें पीटीआई एस पार्टी का ऑप्शन मौजूद होगा। अच्छा, 3 दिन इनको आजाद कर दिया जाए और वो पीटीआई जैसे पीटीआई के वाले से ये क्लैरिटी हो जाए कि उनसे सिर्फ निशान लिया गया है, वो पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब रिमार्क्स में कह चुके हैं, ठीक है, वो ऑर्डर में कह दें। और उसके बाद और मेरा ख्याल है लोग ये कह रहे हैं कई सारे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को ये जरूर करना चाहिए, उससे उनका जो ओपिनियन है वो और वाजे होके आ जाएगा कि हमने तो पार्टी को नहीं खत्म किया था, यह तो गलत इसलिए इलेक्शन कमीशन ने की और पीटीआई ने माने रखी, हमारे पास तो नहीं आए थे। हमने तो उस केस में भी कहा था कि आ जाते जी, मखसूस नशिस्तों का मामला होता हमारे पास आना, आप तो पार्टी हैं, तो हमारे नजर में तो ये पार्टी थी, ये तो इलेक्शन कमीशन ने गलती की, ये इलेक्शन कमीशन की गलती को गलती क्या देने में क्या हर्ज है। एक चीज और मैं पूछूंगा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से बैरिस्टर गौर ने कहा था कि उन्होंने जो इनके नॉमिनेशन फॉर्म्स की तफसीलात जमा करवाई हैं, उन्होंने कहा था कि वो दुरुस्त नहीं, मतलब सारी नहीं जमा छुपाए गए। फिर अगर इस पे कंसेंसस हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने तशरीह भी गलत की है, तो फिर इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट पर भी सवालिया निशान उठता है। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसके कंडक्ट पर लिखना पड़ेगा कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने थे, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वली आपने ट्रीट करना था, तो उस पे तो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे इलेक्शन कमीशन तो खातिर जमा रखे, मेजोरिटी के फैसले में कंडक्ट पे ना भी सवाल उठाए गए तो इजाफी नोट्स ऐसे ऐसे आएंगे कि इलेक्शन कमीशन शायद बहुत बैकफुट पे होगा। काजी साहब तो कहते हैं कि आईनी इदारा है, उसको आईनी के खिलाफ रिव्यू का ऑप्शन भी नहीं है तो आईनी इदारा है, तो आईनी इदारे पे हम जो है उसको नहीं देखेंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ब्लंडर हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये देख लें कि ये मामला आते ही ना, मखसूस नशिस्तों के केस बनते ही ना, एक सिंपल सा रहता कि ठीक है आईनी इदारा गैर आईनी काम करे तो उसको हम उड़ा भी देंगे, ये भी चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब कह चुके हैं। तो गैर आईनी, अब मसला दोबारा वही है, आप एक चीज मान चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये गलती की, उसे आप खुली अदालत में लाइव जाती समात में मान रहे हैं। ऑर्डर में भी यही लिखना है कि उसने गलती की, इससे हिचकिचा क्यों, इससे गुरेजा क्यों, इसमें हिचकिचाहट कैसी, इससे क्या नुकसान हो जाएगा। सही है, आपने जो कहा वो लिख दे, नहीं लिखना, इस फाइल पे नहीं है वो अलग फाइल पे, हो सकता है लिख दें, इस फाइल पे नहीं है वो अलग फाइल नहीं, पे। आपको तवक्को है वैसे, हो सकता है लिख ही दें। सर मैं तो कहता हूँ हमारी सारी गुमान गलत हूँ मुतफिका फैसला है, वो कहें जी बहुत ज्यादती हुई है और इलेक्शन कमीशन ने ये किया है, जो आवाम का मैंडेट है जिसको दिया है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, ये क्या आपने मजाक बनाया हुआ है। जाएं वो पीटीआई के लोग हैं, ये मखसूस नशिस्तें भी और वो 81 लोग भी जाएं उनको दें पार्लियामेंट में 110-15 सीटें। और मैं आपको बताऊं ये होना पीटीआई को बैकफुट पे धकेल देगा कि पीटीआई ये रोना नहीं रो सकती, ये गन उनके हाथ से छीन जाएगी कि हम मजलूम हैं। उन्हें कहेंगे आपके साथ नाइंसाफी हुई ना, ये अदालत बैठी थी उसको प्रोटेक्ट किया, अब आपने 5 साल पार्लियामेंट बैठना है, पार्लियामेंट चलानी है, प्रोटेक्ट कोई नया इलेक्शन वगैरह नहीं जो इमरान खान कह रहे हैं। अगर यहाँ से उनको ये रिलीफ नहीं दिया जाता तो फिर वो कहने में हक बजाना, क्योंकि पीटीआई मांग नहीं रही अभी, इसीलिए पीटीआई का तो फायदा ही फायदा है ना, उनको अगर नहीं सीटें आती
वो और कहेंगे देखा जी इलेक्शन में ज्यादती साबित हो गया, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, फिर भी कह रहे हैं हम आपको नहीं दे रहे। उनका तो पॉलिटिकल पार्टी को बयानिया चाहिए होता है, फैसला नहीं। आपके फैसले से उसे अगर बयानिया मिल गया ना तो उसने अगले 4 साल नहीं चलने देना, वक्ता डाल देना है, ठीक है। और इंटरनेशनली एक अलग माहौल बना हुआ। अब अगर एक तासुर यहाँ से चला जाए कि नहीं उनके साथ नाइंसाफी हमारी नजर में आई तो हमने ठीक कर दी, आप कल को पीटीआई को इधर खड़ा करके जलील कर सकते हैं कि जी आप 2018 से 23 के दौरान भी इस्तीफे दे रहे थे, 2013 से 18 के दौरान भी दे रहे थे, अब आप फिर इस्तीफे दे रहे हैं यार, आपको अभी हमने मैंडेट वापस किया है। बिल्कुल तो वो तो बैकफुट पे जा सकते हैं इस फैसले से। बिल्कुल, वो तो हमने देखा था कि जब पीटीआई ने जो पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त इस्तीफे दिए, पहले इस्तीफे उनके जो रिजाइन दिए थे इस्तीफे मंजूर कराने के लिए हाई कोर्ट में वो गए कि हमारे इस्तीफे मंजूर करने का ऑर्डर किया जाए। फिर हमने वो वक्त भी देखा कि यही पीटीआई के लोग अपने इस्तीफे जो है वो वापस लेने के लिए गए कि हमने वापस ले लिए, हमें बहाल किया जाए। तो ये हैरान कुन जो है वो इस किस्म के फैसले आपको करने पड़ते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर तो डेफिनेटली उनको रहना चाहिए, उससे आउट नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले एक व्लॉग किया था इसी पे, थैंक यू। एक तो आपने रिकमेंड किया ट्विटर पे भी, आपने व्लॉग में भी, आपके इसरार पर आपके साथ की गई वीडियोस में आए कमेंट्स पर सरेंडर करते हुए मैंने चैनल बनाया है। उसमें मैंने एक व्लॉग किया था कि पीटीआई हर चाहती क्या है, तो उसमें डिटेल से ये पूरी उनकी स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की थी कि उनकी ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम आज पीटीआई पार्लियामेंट में बिठाएं, ठीक है। वो चाहते हैं अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसके साथ जो हो उसे सीटें मिले ना मिले, वो स्ट्रेटजी अपनी अलग सियासी बना रहे हैं। ये इलेक्शन के लिए कैंपेन अचकजई साहब को मौलाना से बुलवा रहे हैं, अपने उनके साथ डेलीगेशन भिजवा रहे हैं और वह फॉर्म वर्क कर रहे हैं एक बड़ी तहरीक चलाने का कि हमें तो 8 फरवरी सिरे से कबूल नहीं है, ये पार्लियामेंट कबूल ही नहीं है, तो वो उस तरफ चले जाएंगे। उनको उस तरफ जाने से रोकने के लिए भी ये जरूरी है कि ये सीटें फिलहाल उनको मिलके 110-15 सीटें लेके वो पार्लियामेंट में क्या कुछ नहीं करेंगे, वॉकआउट किया करेंगे, बाहर क्या करेंगे, तकरीर कर लेंगे, हमारे साथ जुल्म हो गया, अगले इलेक्शन तक अपना एक मोमेंटम बिल्ड करेंगे। वो उनका राइट है, वो आपका राइट है, गवर्नमेंट को टाइम मिल जाएगा, टाइम बाई कर लेगी और इस दौरान कुछ चीजों पे कंसेंसस से भी आप फैसले कर सकते हैं। पार्लियामेंट मुकम्मल होगा, पार्लियामेंट के अंदर इख्तिलाफ तो हुस्न है ना जी जमहूरियत का, ठीक है। शायद मुल्क चल पड़े, हम तो ये कहते हैं, लेकिन देखें जजेस क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ मिलिट्री कोर्ट्स और उसके बाद मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से बताया। आखिर में दोबारा मैं आपको कहूँगा सुहेल रशीद साहब का इनके नाम पे ही सुहेल रशीद व्यूज, सुहेल रशीद के नाम से आप सुहेल रशीद के नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल, उस पर जाएं, उसको एक तो देखें, एक फीडबैक भी दें और उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी आपको कोई वीडियो चाहिए होगी तो इनका बड़ा ज़बरदस्त जो है तबसरा होता है। कोर्ट रिपोर्टिंग पे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तजर्बाकार हैं। तो आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।